तराना जी, पहले तो थोड़ा ये बताएं कि आपके पिता डॉक्टर आलम शाह खां सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो बचपन से ही कुछ साहित्य की प्रवृत्ति उनकी वजह से आई, या उनकी लिखी हुई कुछ चीजें पढ़ी, या उन्होंने आपको सिखाया कि ये चीजें लिखनी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए? ऐसे कोई टीचिंग डायरेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी कहानियां और दूसरों की कहानियां पढ़ते पढ़ते मुझे पता चल गया था कि क्या विषय होते हैं लिखने के। और क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था शुरू से, पढ़ाई लिखाई का, किताबें ही किताबें थी हमेशा, तो उन सबको पढ़कर कभी कभी बहुत आइडियाज आते थे, तो हमारा भी मन होता था कि हम भी कुछ लिखें। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक कुछ लिखने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उस तक तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, और जो उनकी भाषा है वो पढ़कर और वो सब चीजें ऐसी लगती थी कि इनको पाना बहुत ही असंभव सा लगता था। तो उनके रहते मैंने लिखने की कभी हिम्मत नहीं की। थोड़ा बहुत लिखते थे, और मैं यहाँ रेडियो स्टेशन पे 8th क्लास में थी तब आई थी, तब मैंने कहानी लिखी थी। और उसके बाद से वो पढ़ाई लिखाई में इतना बिजी हो गए और नौकरी और इस सब में कि लिखने का वक्त ही नहीं मिला, और इतना ऐसा सोचा नहीं ज्यादा। पिताजी लेखक थे, बतौर लेखक आपने, दूसरे लोग भी उनकी लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आपको उनकी लिखी हुई चीजों में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? मतलब उनकी लिखी हुई कहानियां बहुत ही अलग हैं, और आज भी मुझे लगता है उस तरह की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलती हैं। एक तो उनका कथानक था, वो हमेशा बहुत नया होता था, और उनकी भाषा वो भी नहीं थी, और एक एक वाक्य जो लिखते थे वो उसमें बहुत मेहनत करते थे। एक एक कहानी को वो 3-3, 4-4 साल तक सोचते, लिखते, और लिखने के बाद फिर वापस उसको फेयर जब करना होता तो खुद ही बदल देते थे बार बार हर सेंटेंस को, परफेक्शन की तरफ जाने के लिए कि ये ऐसा होना चाहिए। तो वो कहानियां और उनकी कहानियां तो आज भी मुझे, जब उनका कथा यात्रा करके एक संकलन निकला था 2003 में जयपुर से, तो जब वो कहानियां पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां शायद ही कहीं और लिखी गई हैं। तो मेरे लिए तो एक तरह से वो सब कथा यात्रा एक कौन सा धार्मिक ग्रंथ जिसको कहते हैं, या जहां आप जाते हैं कि भाई यहां सबसे अच्छा मिलेगा और सब कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस तरह से है। मैं जब भी कहानी लिखनी होती है और आइडियाज आते हैं तो मुझे लगता है कैसे लिखें, क्या लिखें, तो मैं उनकी कुछ कहानियां पढ़ लेती हूं, तो मुझे एक डायरेक्शन मिल जाता है उससे। रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है डॉक्टर तराना परवीन। तराना जी, थोड़ी सी बात आलम शाह खान साहब की जरूर करेंगे, फिर दूसरे विषय पर आएंगे। बताएं कि पिताजी आपके कमलेश्वर जी के मित्र थे और काफी उनकी दोस्ती भी थी, और बतौर कथाकार वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो इस रिश्ते के बारे में या दूसरे समकालीन लेखकों से आपके पिताजी के रिश्ते के बारे में कितनी चीजें आपको पता है, और उनमें से किन किन से आपकी भी कोई याद जुड़ी हुई? कमलेश्वर जी तो पापा से बहुत ज्यादा रखते थे, और पापा उनको भाई साहब भी, भाईजान कहते थे। काफी उनके पत्र वगैरह आते थे, और हमारी जो सबसे ज्यादा मेमोरी जो जुड़ी हुई है वो उस कहानी से है, किराए की कोख से। जब किराए की कोख कहानी सारिका में प्रकाशित हुई थी तो इतना ज्यादा उसको लोगों ने अपोज किया था कि मुझे याद है हम तो बहुत छोटे थे, पोस्ट कार्ड्स जो आते थे करीब 1 साल तक, मतलब आप टोटल मान लीजिए 2000 के करीब पोस्ट कार्ड्स आए थे, और उनमें बहुत ही अजीब, हम तो समझते नहीं थे, पर उस कहानी को बहुत अपोज किया कि संस्कृति के खिलाफ है, ये है वो है। और उसके बाद कमलेश्वर जी ने एक जो लेख सारिका में छापा था कि जो कायर हैं वो कायर ही रहेंगे, तो वो उससे काफी वो हमें याद है अभी तक, और बहुत ही अच्छा जवाब उन्होंने उनको दिया था, क्योंकि जो लोग पत्र लिखते थे वो अपना नाम पता नहीं लिखते थे उसमें, और गालियां भी लिखते थे बहुत काफी। ये तो हुई कमलेश्वर जी के साथ उनकी बात, लेकिन जो दूसरे लेखक थे उनके साथ भी उनके जो रिश्ते थे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। मुझे याद है घर हमेशा हंसी ठहाकों से गूंजा करता था जब भी कोई मिलने आता उनसे। और या मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हूं, तो जब यूनिवर्सिटी में उनके पास से निकल रहे होते थे कोई ठहाकों की आवाजें गूंजती रहती थी। और ये तो मित्रता की बात है। दूसरी और जब उनको कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो वो सीधे सीधे सामने वाला आदमी चाहे कितना भी क्लोज हो, कितना भी बड़ा हो, उसके मुंह पे कह देता था। और काफी लोगों को बहुत बुरी भी लगती थी ये बातें, लेकिन जो उनको अच्छी तरह से समझते थे वे कभी इन बातों का बुरा नहीं मानते, और उनके और ज्यादा करीब आते थे वो।
और चाहते थे कि खान साहब उनको छेड़े, मतलब वो कुछ ऐसी बात कहते थे कि ताकि पापा कुछ कहें और फिर वो हंसी मजाक शुरू हो जाए। मेवाड़ और इस अंचल, इनका आपके पिताजी के लेखन पर और उनके सोच पर बहुत फर्क पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। तो आपको मेवाड़ और इस अंचल की कौन कौन सी चीजें आपको खास लगती है, जो लगता है कि इस इलाके की पहचान है, जिनसे हो सकता है आपके पिताजी भी प्रभावित रहे हों? मेवाड़ की पहचान की जहां तक बात है, वो जो उनकी भाषा है वो यहीं आसपास के लोगों की भाषा है। हालांकि वो ज्यों की त्यों नहीं लिखी गई है, उसमें उन्होंने अपने कई शब्द और खुद ने भी डाले हैं। पर जहां तक जैसे हम कथानक का लेते हैं, किसी गरीब बच्चे पे अगर वो लिख रहे हैं, कोई जैसे होटल में काम करने वाले जो बच्चे पराई प्यास का सफर में थे, तो वो बच्चे मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान में कहीं भी आपको होटल पे काम करने वाले ऐसे ही बच्चे मिल जाएंगे, या दुनिया में कहीं भी जाएं। तो कथानक को लेके स्पेशली राजस्थान का कोई ऐसा कथानक तो नहीं है, वो पूरा वाइड स्प्रेड ही है। कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी भी कंट्री पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान के परिवेश को, ये जो उनकी भाषा है उसको मैं कहूंगी कि वो बहुत ही अच्छी और उनकी भाषा है, तो वो राजस्थान से रिलेटेड है। तराना जी बताएं कि सबसे पहले आपने कौन सी चीज लिखी, कब और कैसे? जैसा मैंने पहले बताया था कि 8th क्लास में कहानी का जहां तक सवाल है, कहानी लिखी थी। फिर मैंने कॉलेज में, जब मेरी डूंगरपुर में पोस्टिंग थी, तब कॉलेज मैगजीन के लिए कहानी लिखी थी। उसके बाद छोटे मोटे कुछ कहानियां लिखी, लेकिन जो रेगुलर लिखना शुरू किया मैंने 5-6 साल पहले से, जब ये साहित्य अकेडमी में वेद व्यास जी बनकर आए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कहा, नहीं तुम लिख सकती हो, तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये कह के उन्होंने मुझसे कहानियां लिखवाई। और जब लिखना शुरू किया, और मैंने एक पहली कहानी तो मधुमती में छपी थी, उसके बाद जो दूसरी कहानी थी चतुर्श्रेणी, वो मैंने सीधी हंस में भेजी। तो और वो वहां 1-2 महीने तक कोई जवाब नहीं आया। फिर जब जवाब आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, काफी एनकरेज हो गई। फिर मैंने सेकेंड स्टोरी और लिखी 108 करके, वो भी हंस में छपी। और उसके बाद तो जो फोन कॉल्स आते थे मेरे पास दिन में 5-5, 6-6 पूरे कंट्री से, उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला। फिर लिखना शुरू किया, और हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा नहीं लिख पाती हूँ, पर अब लिखने की मन होता है जब कोई टॉपिक ऐसा वो करता है, आपको छूता है, तब कि हाँ लिखना चाहिए इस पे। पढ़ते पढ़ते बाद में पढ़ाना भी शुरू कर दिया, और उस पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच में प्रशासनिक सेवाओं में जाने का भी अवसर मिला, लेकिन उसे छोड़कर फिर आप पढ़ाने लग गई। तो बताइए कि ये निर्णय कैसे किया, पहले तो वहां जाने का और फिर बाद में नहीं जाने का? प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हो गया था, पर मुझे उसी समय उससे पहले मेरा लेक्चरशिप में भी हो गया था, और मैं गुजरात में कॉलेज में थी। तो जब मैंने 2-3 महीने पढ़ाया तो मुझे लगा कि यही सही है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं इसमें पढ़ने लिखने का काफी वक्त मिलता है, लाइब्रेरी जाओ, आप बुक्स पढ़ो, और वही मेरा शौक था। उसकी वजह से मैंने प्रशासनिक सेवा ज्वाइन नहीं की, और वहीं रही कुछ समय तक। तो फिर आरपीएससी दिया, तो राजस्थान में आरपीएससी से सिलेक्शन हो गया, और मैं राजस्थान आ गई, यहाँ कॉलेजेस में। तराना जी, आप के पिताजी हिंदी के लेखक, और आपने भी जो आपका शब्द संस्कार है वो एक तरह से हिंदी में मान लीजिए, लेकिन आप पढ़ाती अंग्रेजी हैं, और आपकी पीएचडी भी अंग्रेजी में ही है, खासतौर पर अमरीकी साहित्य पर। तो बताएं कि अंग्रेजी और अमरीकी साहित्य, इन चीजों का भी आपके पढ़ाने पर या आपके सोच पर या आपके साहित्य पर प्रभाव पड़ा है? हाँ, बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एक बहुत वाइड रेंज मिल गया मुझे किताबें पढ़ने का। हिंदी की नॉवेल्स पढ़ी, वो सब पढ़ी। उसके साथ, क्योंकि वो तो घर का माहौल था, पापा पढ़ते थे, तो किताबें थी घर में, और कुछ था नहीं। तो उसके साथ साथ मुझे जब इंग्लिश ले लिया मैं, तो इंग्लिश के जो जितने भी राइटर्स थे, अमेरिकन राइटर्स थे, उनकी नॉवेल्स, उनकी बुक्स पढ़ने को मुझे मिली। तो एक तरह से वर्ल्ड का जो है लिटरेचर, जो ज्यादातर, उससे मेरा एक्सपोजर हो गया। तो उससे मुझे ये पता चला कि वहां क्या ट्रेंड चल रहा है पढ़ने में, हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, और वो सब उससे पढ़ाने में भी असर पड़ा, क्योंकि एक वाइड व्यू आपका हो जाता है। कि तराना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अंग्रेजी खास तौर पर जब भी इसका जिक्र आता है तो कुछ विचार लोगों के मन में आते हैं। कुछ लोगों के मन में तो ये आता है कि अंग्रेजी जाने बगैर शायद हमारी इस समाज में ना तो सम्मान होगा, ना हम आगे बढ़ पाएंगे, ना हमें नौकरी मिल पाएगी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी जानना मतलब एक तरह का दिखावा है, और हमें हमारी भाषाओं, भारतीय भाषाओं, अपनी लोक भाषा, इसी में बात करनी चाहिए, इसी में आगे बढ़ना चाहिए। और जिसके फेवर में कुछ ऐसे देशों के उदाहरण भी दिए जाते हैं जहां पर
उन्हीं की भाषा में सारा कार्य हुआ, चीन हुआ, रूस हुआ, इस तरह। तो बताएं कि अंग्रेजी जानना क्या हमारे लिए जरूरी है? अंग्रेजी जानना सबके लिए जरूरी नहीं है, और ये गलत है कि अंग्रेजी जाने बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी या अंग्रेजी जाने बिना आपकी इज्जत नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल मेरे फादर हैं जो हिंदी के थे, और हिंदी में उन्हें सब नौकरी भी मिली और इज्जत भी मिली और लिखा भी हिंदी में। और दूसरी तरफ मैं हूं अंग्रेजी, तो जो अंग्रेजी जानते हैं तो उनको भी नौकरी भी मिलती, इज्जत भी मिलती है। पर एक जहां तक वो है कि आपको सिर्फ अंग्रेजी नहीं, सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और इंग्लिश तो क्योंकि अभी लिंक लैंग्वेज हो गई है और सब जगह बहुत ज्यादा यूसेज है, तो आपको थोड़ा ऐसा लगता है, आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी तो जिस दिन कंप्यूटर पे हर चीज हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे आप देखेंगे कि कुकुरमुतों की तरह हर शहर कस्बे में अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुल जाते हैं और वो अलग अलग तरीकों से सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, और कुछ गारंटी भी लेते हैं। और ऐसी पुस्तकें भी किसी जमाने में बहुत लोकप्रिय रही जो आपको 30 दिन में, हफ्ते भर में अंग्रेजी सिखाने का दावा करती थी। तो ये जो अंग्रेजी सीखने और सिखाने का धंधा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये तो एक धंधा ही है। लोगों को पैसे, आजकल हर चीज धंधा हो गई है। मतलब क्या कहें, अब मेडिकल लाइफ हो या कुछ भी हो, हर चीज बिजनेस के हिसाब से लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा धंधा है, क्योंकि इसमें बड़े आसानी से कमा लेते हो आप। सामने वाले को तो अंग्रेजी आती नहीं है, जो चीज आती नहीं है फिर आप उसको कुछ भी पढ़ा दो तो आप जल्दी से कमा लोगे झूठ बोलकर। और तराना जी, अंग्रेजी में भी भारत में बहुत साहित्य लिखा गया, और भारत के जो इंडियन इंग्लिश के राइटर्स हैं उनका नाम भी है, उन्हें सम्मान भी मिला है और निरंतर लेखन हुआ है। तो आपने कभी सोचा कि मैं अंग्रेजी में भी कुछ लिखूं, फिक्शन? जी, मैं अंग्रेजी में लिखना तो चाहती हूं, पर जब मैं लिखने बैठती हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को हिंदी में ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाऊंगी। एक नॉवेल मैंने शुरू भी की थी कि इंग्लिश में करते हैं, पर उसको बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मुझे भी कुछ सोचना पड़ता था कई बार अपने एक्सप्रेशंस के लिए। जैसे हिंदी में तो आप सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या लिखना है, जो आप जैसे हो, जो आ रहा है दिमाग में लिखते जाओ। तो और हिंदी अपनी वो मातृभाषा है, बचपन से हिंदी पढ़ी है, इसलिए बहुत हिंदी में लिखने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है मुझे। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाती हूँ हिंदी में अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को, ताकि वो सामने वाले को भी कन्विंस कर सकेगा। तराना जी, ये जानना चाहूंगा कि आप महिला हैं और एक बच्ची की तरह पली बड़ी अपने घर में, तो एक महिला का लालन पालन पोषण, उनमें किन किन चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है? कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपको अतिरिक्त रूप से मिली और दूसरों को भी मिलनी चाहिए? बचपन में हमारे घर में तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं लड़की हूं। लड़का लड़की का कभी कोई फर्क ही नहीं था। और सचमुच तो पापा तो हमेशा कि कुछ बनना है, कैरियर बना, ये लिखो पढ़ो, कभी ना तो हमारी मतलब शादी की भी बात नहीं होती थी। बचपन तो दूर की बात है, मैं तो एमए पीएचडी कर रही थी तब भी घर में कभी शादी वादी की कोई बात नहीं चलती थी। पापा का ये था, जो जब तक पढ़ना चाहें, जो करना चाहें, इनको करने दो, इनकी मर्जी है, शादी करें नहीं करें और इनकी अपनी जिंदगी है। मेरी बुआ और मौसी, उनको काफी चिंता होती थी कि देखो ये तो अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं लड़की की, और कभी अगर वो कह जो देते थे गलती से तो उनको पता था कि बस उनको चुप ही होना पड़ता था। तो ऐसा माहौल मिला कि जिसमें महिला को लेके ये मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूं। ना तो मेरे एजुकेशन को लेके कोई कंजूसी की गई। उस टाइम पे बेस्ट स्कूल सेंट मेरीज था और पापा लेक्चरर थे, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी लेक्चरर्स को, तो वो अपनी आधी तनख्वाह हमारे बच्चों के एजुकेशन में खर्च कर देते थे। और वो साइकिल चलाकर उस टाइम पे यूनिवर्सिटी जाते थे। सब लोग कहते भी थे कि भाई स्कूटर ले लो, तो कहते कर्ज तो मैं कभी लूंगा नहीं। तो और बच्चों के ऊपर बहुत उन्होंने ध्यान दिया। कभी लड़कियां, कभी हमें फील ही नहीं हुआ लड़कियां हैं और शादी करने के लिए हम पैदा हुए। शादी का तो शब्द ही नहीं था हमारी डिक्शनरी में, यही था पढ़ो लिखो कुछ बनो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो ये सभी लड़कियों को इस तरह का माहौल मिलना चाहिए जिसमें उनको जो वो चाहें करने को मिले और शादी थोपी नहीं जाए उन पर। तराना जी, ये जो समय, कठिन समय, इसे मान लीजिए लगभग 2020 आप पूरा ही मान लीजिए, कोविड-19 की भेंट चढ़ गया जी। इस समय में बतौर चिंतक, बतौर साहित्यकार, बतौर शिक्षक, बतौर माँ, कौन कौन सी कठिनाइयों का आपने सामना किया और लोगों को क्या कहेंगी?
ये समय तो कठिन इसलिए भी है कि काफी लोगों को अपना व्यवसाय नौकरी खोनी पड़ी, लोगों के पास पैसे नहीं है अब। अगर हम ठीक ठाक मिडिल क्लास से शुरू करें, क्योंकि अपर क्लास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो आराम से खाते पीते थे, खा रहे हैं पी रहे हैं। बीच मिडिल क्लास थे जिसमें लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, उनके आगे तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि कैसे हम अपनी फैमिली को चलाएं, क्या चलाएं। लोग मतलब डिप्रेशन में हैं सही में। और जो एक यंगर जनरेशन थी जिन्होंने बहुत सपने पाल रखे थे कि मैं अगले साल नौकरी करूंगा, किसी का फाइनल ईयर था, किसी का क्या था, किसी ने इंटरव्यू दे रखा था, तो उनके सपने तो बिल्कुल चूर चूर हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कुछ उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिनके पेरेंट्स कमाते खाते हैं वो तो चलो घर पे बैठ के माँ बाप के पास कमा के खा रहे हैं, और जो उन्होंने ये सपने देखे थे कि अगले साल से मैं कमा खा के मेरा घर चलाऊंगा, तो उनके साथ तो उनकी बहुत ही बुरी हालत है। ना तो वो ऐसी कंडीशन में है कि भीख मांग कर खा लें, और ना घर में बैठे भी कैसे क्या करें। और जो लोअर क्लास है उसकी तो हालत बहुत ही खराब थे बेचारे, वो तो पहले ही सड़कों पर थे, अब तो और ही बिल्कुल ही मतलब क्या कहना चाहिए, सड़कों से भी गड्ढे में गिर गए। तो हालात अभी बहुत ही खराब है। और व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या महसूस होता है, आप पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझे भी काफी थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहने लग गई थी मैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हालात इतनी खराब, स्पेशली हेल्थ को लेके। मेरी खुशकिस्मती तो ये थी कि सरकारी नौकर हैं, तो चलो हमारे इतना फर्क नहीं पड़ा और खाने पीने को लेके इतना ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन वो दिमाग में एक डिप्रेशन, लोगों की हेल्थ को लेके, देश का क्या होगा, जीडीपी नीचे जा रही है, लोगों को पास खाने को नहीं है, सड़कों पे लोग आ गए थे, क्या भुखमरी, ऐसे में देश का आगे क्या फ्यूचर है। अभी भी फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा वो है, ब्लीक। तराना जी, जाते जाते खास तौर पर महिलाओं को, भी महिलाएं जो पढ़ना चाहती, कुछ बनना चाहती, उन्हें क्या संदेश देंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पढ़ना चाहती, उनको जैसे भी उनके सर्कमस्टांसेस है, उनको हारना नहीं है, किसी भी हालत में उनको पढ़ाई को अपनी जारी रखना है। कैसे भी किसी की भले ही आपको मदद लेनी पड़े तो आप दिल खोल के मदद लीजिए, शर्माइए मत। आप कह के तो देखिए कि हमें किताबें चाहिए, हमें हमारी फीस चाहिए, तो जैसे भी करके थोड़ा स्ट्रगल करके उनको अपनी पढ़ाई को जारी रखनी चाहिए। डॉक्टर तराना परवीन, आपका हृदय से आभार।